यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक चैनल है। हम सब कर्मचारी साथी यहाँ केवल उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कमांडर साहब का यही कहना है कि अगर आप सच्चे पेंशनधारी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही वह मंच है जहां से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो चलिए साथियों, कमांडर अशोक जी के साथ मिलकर अपनी मांगों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक ऐसा दिन है जिसकी कल्पना हमारे देश के लाखों ईपीएस पेंट्रीफायर्स पेंशन धारक वर्षों से करते आ रहे थे। वह दिन जब उनकी लगातार जारी लड़ाई, उनकी अथक मेहनत और उनके अदम्य धैर्य ने एक ऐसी जीत हासिल की है जो न सिर्फ उनके जीवन में एक नया उजियारा लेकर आएगी, बल्कि देश की पेंशन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करेगी। जी हां, दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ की 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं वे सीधे तौर पर हर उस पेंशन भोगी की जिंदगी को छूने वाले हैं जो एक सम्मानजनक जीवन के लिए तरस रहे थे। इस बदलाव की कहानी सिर्फ एक बैठक या एक घोषणा तक सीमित नहीं है। यह एक लंबे और संघर्षपूर्ण सफर की कहानी है जिसकी शुरुआत उस पीड़ा से हुई थी जो हर उस बुजुर्ग के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी जिसकी पेंशन महंगाई के सामने बौनी पड़कर रह गई थी। कल्पना कीजिए उस संघर्ष की जब एक तरफ जीवनेपन की लागत लगातार आसमान छू रही थी, दवाइयों के दाम बढ़ रहे थे, राशन महंगा हो रहा था और दूसरी तरफ पेंशन की वही राशि जो एक जमाने में पर्याप्त लगती थी अब मात्र एक प्रतीक बनकर रह गई थी। यह वह दौर था जब पूरे देश से एक आवाज उठनी शुरू हुई। यह आवाज नारेबाजी की नहीं बल्कि न्याय की मांग करती हुई एक सामूहिक पुकार थी, और इसी पुकार को एक दिशा देने का काम किया कमांडर अशोक रावत ने। उन्होंने ठान लिया था कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर पेंशन धारक को उसका वाजिब और सम्मानजनक हक नहीं मिल जाता। लेकिन उनके आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी उनका शांतिपूर्ण और अनुशासित रवैया। उनका मंत्र स्पष्ट था, हम हिंसा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बात विनम्रता और दृढ़ता के साथ रखेंगे। और आज यही विनम्र दृढ़ता ही वह कारण बनी जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होकर उनकी बात सुननी पड़ी और उनके मुद्दों को गंभीरता से लेना पड़ा। पिछले कुछ सप्ताह इस आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक का सफर सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसी संघर्ष यात्रा थी जिसमें देश के कोने कोने से पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रशासन ने भी धरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया तब भी हमारे इन वरिष्ठ योद्धाओं ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक बिना भोजन, बिना पानी के, बिना आराम के वे डटे रहे। उनके होठों पर बस एक ही नारा था, हमें हमारे हक की पेंशन चाहिए, किसी की दया नहीं। और जब कमांडर साहब ने मंच से यह घोषणा की कि हम यह लड़ाई शांति से लड़कर जीतेंगे तो पूरा मैदान एक साथ गूंज उठा। जय ईपीएस 29 वह पल निश्चित रूप से इस आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और अब आइए हम आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक बैठक में जहां यह सब संभव हुआ। नई दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी बैठक की अध्यक्षता स्वयं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में ईपीएफओ के वरिष्ठतम अधिकारी, बोर्ड के ट्रस्टीगण और कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में कुल 4 बड़े और ठोस निर्णय लिए गए जो सीधे तौर पर हर पेंशन भोगी के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और इसे अत्यधिक सरल बनाने से जुड़ा है। अब पेंशनर्स को अपनी हकदारी की राशि के लिए बैंकों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ईपीएफओ ने पेंशन निकासी की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल करने की घोषणा की है। अब पेंशन दावा, प्रमाणीकरण और भुगतान की ट्रैकिंग सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगा। श्रम मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह नहीं चाहते कि हमारे वरिष्ठ नागरिक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। पेंशन उनका कानूनी अधिकार है, यह कोई सरकारी उपकार नहीं है। आने वाले दिनों में कोई भी पेंशन धारक मोबाइल फोन या कंप्यूटर की सहायता से मात्र कुछ ही मिनटों में अपना दावा दर्ज कर सकेंगे। दूसरा बड़ा निर्णय विश्वास योजना को लागू करने का है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार और पेंशन भोगियों के बीच एक ऐसा विश्वसनीय संबंध स्थापित करना है जहां हर शिकायत का निस्तारण
पारदर्शी तरीके से हो। अब हर शिकायत को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक पेंशनर को एक विशेष ट्रैकिंग नंबर प्रदान किया जाएगा और शिकायत के समाधान के लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी अधिकारी अब फाइलों को लटका कर नहीं रख सकेगा। अब हर व्यक्ति को अपने पैसे की वास्तविक स्थिति का पता रियल टाइम में चल सकेगा। तीसरा अहम फैसला डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आया है। अब पेंशनर्स को हर साल बैंक जाकर या कार्यालय के चक्कर लगाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रमाण पत्र अब घर बैठे ही मोबाइल फोन या आधार से लिंक्ड सिस्टम के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इससे न सिर्फ बुजुर्गों की लंबी कतारों में खड़े होने की मजबूरी समाप्त होगी, बल्कि उनके समय और ऊर्जा की बचत भी होगी। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रतीक्षित निर्णय न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि से जुड़ा है। श्रम मंत्री श्री मंडविया जी ने माना कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे पूरी तरह से वाजिब और न्याय संगत है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने सभी पेंशन भोगियों को यह विश्वास दिलाया कि दिवाली से पहले या फिर दिवाली के तुरंत बाद सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। श्रम मंत्री जी ने कमांडर अशोक राउत और उनकी पूरी टीम से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आप सभी वरिष्ठ नागरिक इस देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आपका तरीका, आपका धैर्य और आपकी विनम्रता वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। सरकार की यही इच्छा है कि आपकी बात सही मंच तक पहुंचे और उस पर ठोस कदम उठाए जाए। इस पूरे आंदोलन में मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन RS 8,000 से बढ़ाकर संभवतः 5,500 तक की जा सकती है। यह खबर लाखों पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। जी बिजनेस ने भी अपनी खबर में लिखा कि ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सदस्यों को उनके प्रोविडेंट फंड खाते से 100% राशि निकालने की अनुमति दे दी है और पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। स्वदेश न्यूज ने दिल्ली में हुए धरने की मार्मिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें देश भर से आए हजारों पेंशनर्स के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जिक्र था। इन सभी मीडिया चैनलों द्वारा दिए गए व्यापक कवरेज ने इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार किया। अब जरा सोचिए, अगर देश भर के लगभग 80 लाख पेंशनर्स में से सिर्फ 5 लाख लोग भी एक साथ दिल्ली पहुंच जाए, तो यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ऐतिहासिक जन आंदोलन बन जाएगा। यही बात कमांडर साहब बार बार दोहराते हैं, जब हम सब एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी सरकार हमारी उपेक्षा नहीं कर सकेगी। श्रम मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधी बातचीत करवाएंगे। हालांकि इस समय प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री और विदेश मंत्री विदेशी प्रतिनिधि मंडलों की बैठकों में व्यस्त हैं, लेकिन बैठक का आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के पास पेंशन फंड के पुनर्गठन का प्रस्ताव पहुंच चुका है। इसमें फंड आवंटन और न्यूनतम पेंशन की राशि को पुनर्गठित करने पर गहन चर्चा चल रही है। अगर सब कुछ निर्धारित समय सीमा के अंदर होता है तो दिवाली से पहले या उसके बाद कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। कमांडर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज की यह सफलता उनके धैर्य और एकजुटता की जीत है, लेकिन यह लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपील की कि वे एकजुट बने रह, शांतिपूर्ण बने रह और अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ अपनी दिशा बदलता है। अगले कदम के तौर पर नवंबर महीने के मध्य में एक राष्ट्रीय पेंशनर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के सभी हिस्सों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सभी लंबित मुद्दों की एक व्यापक सूची तैयार की जाएगी और सरकार के समक्ष एक संयुक्तापन सौंपा जाएगा। अगर तब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो दिसंबर महीने में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाएगा, लेकिन वह भी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ही होगा। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। ट्विटर पर हैशटैग जैसे जस्टिस फॉर EPS 95 और पेंशनर्स राइट्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कमांडर साहब के भाषण और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं
और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी एक नई लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पेंशन में इस वृद्धि की इतनी आवश्यकता क्यों है? आज के दौर में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत ICO 100 के पार पहुंच चुकी है, जब दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं और जब घरों का किराया लगातार बढ़ रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति मात्र 68,000 की पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर सकता है? यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि यह सम्मान का प्रश्न है। वह सम्मान जिसे इन बुजुर्गों ने अपने जीवन भर की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है। कमांडर साहब का कहना है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो बस अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। हमने अपने जीवन का सबसे सुनहरा और उत्पादक समय इस देश की सेवा और विकास में लगा दिया। अब बुढ़ापे में जब हमें सहारे की जरूरत है तो देश हमारी मदद करे, यही तो हमारी अपेक्षा है। अगले कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। वित्त मंत्रालय और EPFO की एक संयुक्त टीम अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद श्रम मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय को एक अंतिम प्रस्ताव भेजेगा। अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो दिवाली के इस पावन त्योहार से पहले या फिर त्योहार के तुरंत बाद सरकार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर सकती है। लेकिन एक बात हर पेंशनर को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, यह आंदोलन सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह आंदोलन सम्मान की लड़ाई है। जब तक हमारे बुजुर्गों को उनका पूरा अधिकार और सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक इस देश का सामाजिक ताना बाना अधूरा रहेगा। हमारी रिपोर्टिंग टीम ने जंतर मंतर पर मौजूद कई पेंशनर्स से बातचीत की। एक 78 वर्षीय बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, बेटा, हमने इस देश को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब समय आ गया है कि देश हमारी एक छोटी सी मदद करे, हमारा सहारा बने। एक महिला पेंशनर जो पूरे जीवन शिक्षिका रही थी ने कहा, हमने अपना सारा जीवन दूसरों के बच्चों को शिक्षित करने में बिता दिया। आज बुढ़ापे में हमें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हमें सरकार से बस इतनी ही उम्मीद है कि वह हमारी इस वेदना को समझे और हमारी आवाज सुने। इन बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में एक अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प भी था। और यही विश्वास और संकल्प अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुका है। EPS न्यूज टुडे की तरफ से हम आप सभी से एक विनम्र अपील करते हैं, अगर आप भी इस न्यायपूर्ण मुहिम का हिस्सा हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय EPS 95 अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा क्लिक, एक छोटा सा दोस्त सहयोग किसी जरूरतमंद बुजुर्ग के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है। याद रखिए, यह लड़ाई सिर्फ आंकड़ों या रकम की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई उस सम्मान की है जो हर बुजुर्ग का जन्म सिद्ध अधिकार है। आज जिस नींव की पहली ईंट रखी गई है, वह कल एक ऐसे महल के रूप में विकसित होगी जहां हर बुजुर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। हर बड़ा आंदोलन शुरुआत में असंभव सा लगता है, फिर धीरे धीरे संभव होने लगता है और अंत में वह इतिहास रच देता है। EPS 95 पेंशनर्स का यह आंदोलन भी ऐसा ही एक इतिहास रचने जा रहा है। कमांडर साहब और लाखों पेंशनर्स अब सिर्फ प्रतीक्षा करने वाले नहीं रहे हैं, वे पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे जानते हैं कि हर बड़े बदलाव के लिए समय और संघर्ष दोनों की आवश्यकता होती है और वह समय अब बहुत नजदीक है। इसलिए साथियों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, संगठित रहिए, सजग रहिए और अपनी न्यायोचित मांग को लगातार बुलंद करते रहिए, क्योंकि जब जनता एकजुट होकर खड़ी होती है तो कोई भी सरकार उसके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। जय हिंद और जय EPS 95 पेंशनर्स। धन्यवाद।